अस्सलाम वालेकुम। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पहले भी पढ़ा हुआ है, तो मतलब आपने पिछले ईयर ए लेवल्स या एफ में पढ़ा होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, द वर्ड कॉलिगेटिव का क्या मतलब है? कॉलिगेटिव का मतलब होता है टाइड टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब ही यही होता है कि टाइड टुगेदर। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सबसे पहले सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से एक सॉल्वेंट के अंदर होती हैं। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब, क्योंकि कॉलिगेटिव का जो मतलब होता है ना, वो होता है टाइड टुगेदर, जिसका मतलब ये है कि ये इस तरह की प्रॉपर्टी हैं जो कि किसी और चीज़ की होती है लेकिन किसी और चीज़ पर डिपेंड करती है। मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सोल्यूट, जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, और दूसरा जिसमें ऐड कर रहे हैं जो कि हमारे पास होता है सॉल्वेंट। अब होता क्या है कि जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सोल्यूट के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। ये सोल्यूट के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन एक बात जो हमेशा याद रखनी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमेशा सॉल्वेंट की होती हैं। हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर ऑलवेज ऑफ द सॉल्वेंट। आप ये नहीं कह सकते कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ द सोल्यूट, क्योंकि वो सोल्यूट के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं सिर्फ, लेकिन प्रॉपर्टीज़ हमेशा सॉल्वेंट की होती हैं, सोल्यूट की नहीं होती। हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमेशा सॉल्वेंट की होती है। जिस चीज़ में आप किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर रहे हो उस चीज़ की, और जितना किसी चीज़ को उसके अंदर डाल रहे हो वो चीज़ डिटर्मिन करेगी कि आपकी सॉल्वेंट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होंगी। सही है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक चीज़ हमेशा सॉल्वेंट की होगी, और सोल्यूट का नंबर उसके अंदर हम ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, उससे हमारे पास वो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो होती हैं चार होती हैं। वो हमारे पास होता है वेपर प्रेशर, फिर उसके बाद आता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर हमारे पास आती है फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट में हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्वेंट। मैं ऊपर भी सॉल्वेंट लिख देती हूँ ताकि इस बात की जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए कि ये सोल्यूट की होती है। ये कभी भी सोल्यूट की नहीं होंगी, ये हमेशा सॉल्वेंट की ही होंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कभी भी सोल्यूट की नहीं हो सकती, सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये डिपेंड ऑन सोल्यूट पे ये डिपेंड करती हैं, उसकी अमाउंट पे ये डिपेंड ज़रूर करती हैं, लेकिन कभी भी ये सोल्यूट की नहीं होती, हमेशा ये सॉल्वेंट की होंगी। हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास चार क्वालिटीज़ होती हैं, जिसमें है वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, कि ये कैसे होता है। अगर आप बुक खोलेंगे और बुक के अंदर जब आप देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि जब हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इन चार प्रॉपर्टीज़ पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं दोनों फिनोमिना से समझाऊंगी। एक बार नंबर हम इंक्रीज़ करेंगे और जब एक चीज़ समझ आ जाएगी तो दूसरा फिनोमिना ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। हम दोनों तरह से देखेंगे कि जब हम सोल्यूट पार्टिकल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं और फिर जब हम सोल्यूट पार्टिकल्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि अब जब आप बुक खोलोगे तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, जब आप सोल्यूट पार्टिकल्स को, ये हमारे पास सोल्यूट है, और अगर आप इनकी अमाउंट को इंक्रीज़ करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा हमारे पास वो भी इंक्रीज़ होगा। तो हमें सबसे पहले जब हम इस सारी चीज़ को पढ़ेंगे, बुक में ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत नेसेसरी है कि आपको पता चाहिए कि बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है,
ठीक है। उसके लिए आपको पता चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस एक बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना होता है। मैं आपको समझाती हूँ कि एक हमारे पास बीकर है और उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई सोल्यूट डाला हुआ है जिसकी कंसंट्रेशन इस जगह पे क्या है, ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक फ़िनोमिना है कि डिफ्यूजन का फिनोमिना होता है कि वो हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे होगी इट विल ट्रैवल टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, तो ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ के जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप को यहाँ पे ट्रैवल करवाएंगे, ठीक है। इन पार्टिकल्स ने यहाँ पे आना है बट थ्रू अ मेम्ब्रेन, क्योंकि दरमियान में एक मेम्ब्रेन है, सही है। तो ये पार्टिकल्स जब थ्रू अ मेम्ब्रेन इधर ट्रैवल करेंगे दूसरी साइड पे, तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो होती है दैट इज़ सेम एज डिफ्यूजन, और इसके अंदर भी क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होती है और कुछ नहीं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताना चाहिए कि वो जो पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कर रहे हैं, ठीक है। इन पार्टिकल्स ने, हमें पता है कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, इन पार्टिकल्स ने ट्रैवल करना है इस तरफ जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। अब ये पार्टिकल्स जो इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। हमने कहा कि जब सोल्यूट जो होंगे किसी भी चीज़ में ज़्यादा होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यह हमें कैसे पता चला? ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब किसी जगह पे सोल्यूट जो होंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से इस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ जाने की वो कोशिश करेंगे। उनका काम क्या होगा कि वो ज़्यादा जल्दी से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करें और बीकर की इस साइड पे आएँ। जितनी ज़्यादा उनकी स्पीड होगी उतना ज़्यादा वो इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये हमें पता चल गया कि जितने ज़्यादा हम सोल्यूट पार्टिकल्स डालेंगे उतनी जल्दी वो ऑस्मोटिक प्रेशर उनका उतना ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लासरूम है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। आपने 100 बच्चों को एक क्लासरूम के अंदर बंद कर दिया है और उसका जो एंट्रेंस का डोर था वो आपने बंद कर दिया, वहाँ पे सिर्फ एक एग्ज़िट का डोर है, ठीक है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो जो एग्ज़िट का डोर है वो एज अ मेम्ब्रेन है, दूसरे रूम में जाने के लिए वो एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब क्या होगा कि जितने बच्चे उस रूम में ज़्यादा होंगे ना, और जैसे ही आप डोर खोलोगे ना उतने ज़्यादा बच्चे उस डोर एग्ज़िट डोर की तरफ रश करेंगे किसी न किसी तरह वहाँ से निकलने के लिए, वहाँ से एग्ज़िट होने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी होता है, लेकिन अगर उसी सेम कमरे में हम 3 से 4 बंदों को रखते हैं तो वो आराम से उधर से निकलेंगे और इतना, क्योंकि वहाँ पे रश नहीं होगा और हर कोई अपनी बारी पे आराम से वहाँ पे निकल जाएगा, तो वो कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब ज़्यादा सारे लोग होंगे एक जगह पे, वो एक दूसरे पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, मेम्ब्रेन पे भी प्रेशर एक्सर्ट आएगा। इसी तरह सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं कि जब वो ज़्यादा इस जगह पे गैदर होंगे तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ज़्यादा प्रेशर होगा उनके अंदर, एंड दैट इज़ बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर। वो ज़्यादा जल्दी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें पता चल गया कि सोल्यूट पार्टिकल्स जब ज़्यादा होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो तो बॉइलिंग पॉइंट। अब बुक में लिखा हुआ है कि जब सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसी चीज़ का इंक्रीज़ होगा। ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है कि आपने ये याद रखना होता है कि जब किसी चीज़ में बॉइलिंग पॉइंट, अगर हमने किसी चीज़ का ज़्यादा करना है ना तो हम उसके अंदर एक सोल्यूट ऐड करते हैं। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमेशा जो प्योर सब्सटेंस होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है और एक इम्प्योर सब्सटेंस है। सबसे पहले आपने हमेशा ये याद रखना है कि प्योर सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी लोअर देन इम्प्योर।
और इम्प्योर का जो होगा दैट विल बी ऑलवेज हायर देन द प्योर। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इम्प्योर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हायर होगा इससे प्योर से, और प्योर का लोअर होगा इम्प्योर से। अब ये हमारे पास क्यों होता है? देखो, जो हमारे पास खालिश चीज़ होती है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा जो होगा वो कम होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। मैं ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्योर गोल्ड है, ठीक है, ये गोल्ड के पार्टिकल्स है उसके अंदर, ठीक है, ये मेरे पास एक प्योर गोल्ड है, और इसको अगर मैंने हीट किया तो जो इसको अगर मैं हीट प्रोवाइड करती हूँ यहाँ पे, तो जो हीट होगी वो आराम से यहाँ से ट्रैवल कर लेगी, और ये जो होगा गोल्ड होगा वो जल्दी हीट अप हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास एक गोल्ड है जो कि इम्प्योर है, मेरे पास एक फॉर एग्जांपल, अब दूसरी जगह दूसरा केस क्या है, मेरे पास एक इम्प्योर गोल्ड है। अब एक चीज़ इम्प्योर क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे इसके पास बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी, ये ब्लैक कलर की मैं शो करती हूँ कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। अब जब मैं उनको हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, इस इम्प्योर गोल्ड को अगर मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि हीट कभी इधर जा रही है तो ये उसको ब्लॉक कर रहा है, कभी ये पार्टिकल ब्लॉक कर रहा है, कभी ये पार्टिकल्स जो है वो एक ब्लॉकेज प्रोड्यूस करते हैं, एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये एक ऑब्स्टेकल की तरह होते हैं जो कि सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट को रेज करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे ज़्यादा हीट चाहिए होगी, मैं ज़्यादा हीट दूंगी तो ये पार्टिकल्स जो होंगे ये मेल्ट होंगे या साइड पे हटेंगे, जिसकी वजह से हीट आगे क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो इसलिए इम्प्योर सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, हायर होता है। बहुत सिंपल सी, और जो आप घर में भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कभी अगर नहीं किया तो ऐसा करके भी देख सकते हैं। चाय जब ऊपर आ रही होती है, उसके अंदर उबाल आता है सडनली, आपने देखा होगा वो ऊपर आ रही होती है, तो अगर आप उसके अंदर जब उसके अंदर प्रॉपर्ली उबाल आ रहा होता है, वो ऊपर की तरफ रेज हो रही होती है, तो अगर आप उसके अंदर पत्ती डाल देंगे तो वो नीचे चली जाएगी। वो नीचे क्यों चली जाती है एकदम से? करके देखिएगा कि चाय दूध वगैरह लेकर जब उसके अंदर उबाल आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, तो अगर आप उसके अंदर चीनी डाल दें, कोई भी सल्यूट डाल दें, चीनी डाल दें या पत्ती डाल दें, ये दोनों सल्यूट हैं, तो वो चाय फ़ौरन नीचे चली जाएगी। वो नीचे क्यों चली जाती है? क्योंकि उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, और आप ज़्यादा हीट चाहिए उसको अपने बॉइलिंग पॉइंट तक रेस करने के लिए, क्योंकि हम जब उसमें सोल्यूट डाल रहे हैं, वो चाहे सॉल्ट है या फिर चीनी है या फिर पत्ती है, वो उसके एज एन इम्प्योरिटी एक्ट करेगी उसके अंदर, ठीक है। तो जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर हम इम्प्योरिटी ज़्यादा कर देते हैं, इम्प्योरिटी हम कैसे ज़्यादा कर देते हैं कि उसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर दें, तो जब भी हम उस चीज़ के अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर देंगे तो वो चीज़ ज़्यादा इम्प्योर हो जाएगी, वो खालिस नहीं रहेगी, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि जो खालिस चीज़ नहीं होती उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली उसके जो खालिस चीज़ हो। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि सल्यूट जब आप किसी चीज़ के अंदर ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को ज़्यादा इम्प्योर कर रहे हैं, ठीक है, आप उस चीज़ को ज़्यादा इम्प्योर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, राइज हो रहा है। तो हमेशा जब आप सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस सॉल्वेंट के अंदर आप उसकी जो इम्प्योरिटी है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जब आप उसकी इम्प्योरिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट। अब जब हम सल्यूट किसी चीज़ में ज़्यादा डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत रिलेटेड होते हैं। अब एक चीज़ का फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कम हो रहा है? देखो, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है कि कितनी आप उसको ठंडक या फिर कोल्ड जो थिंग है उसको प्रोवाइड कर रहे हो, उसको कितना आप लेसर टेम्परेचर जो है वो आप उसको दे रहे हो। अब जब आप किसी चीज़ में
इम्प्योरिटी ज़्यादा कर रहे हो उसके अंदर सल्यूट डाल के, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज़ हो जाएगा, ये हमने पढ़ लिया। एक और चेंज आएगा उसमें, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लेस हो जाएगा, ठीक है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लेस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्योर वाटर है जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। तो हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक प्योर वाटर है जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, और एक हमारे पास इम्प्योर वाटर है। अब इसके क्या होगा, इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट किसका लेसर होगा, इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसका लेस होगा, और इसका क्या होगा, मोर होगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये अब -1 पे फ्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने इम्प्योरिटीज़ डाल दिया। इम्प्योरिटीज़ डालने की वजह से क्या होगा कि उसको अब और कम टेम्परेचर चाहिए अपने आप को फ्रीज़ करने के लिए, ठीक है। अब उसको और भी कम टेम्परेचर चाहिए अपने आप को फ्रीज़ करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो प्योर चीज़ का होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, कि यहाँ पे अगर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे उसको 1 चाहिए होगा। तो मतलब ये चीज़ पहले फ्रीज़ होगी और ये चीज़ बाद में फ्रीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि ये प्योर सब्सटेंस है, जो प्योर वाटर है वो एक प्योर सब्सटेंस है। उसने अपने एक जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, अप्रोप्रिएट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उसने उस पर ही फ्रीज़ होना है, आप उसे आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब आप किसी चीज़ में इम्प्योरिटी डाल रहे हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्टर हो जाता है, और जब इम्प्योर वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लेस हो जाएगा, ठीक है। अब 0 जो है इज़ ग्रेटर इज़ लेसर देन 1। फ्रीजिंग पॉइंट में ऐसा होता है कि जितना आपके पास कम फ्रीजिंग पॉइंट उतना हायर, सही है। मतलब ये वाली चीज़ पहले, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में ऐसे होता है कि 0 1 2 3 4, अब हायर इस तरह होता है, ठीक है। पहले ये वाले फ्रीज जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी वो चीज़ फ्रीज़ होगी, फिर 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, फिर ये वाली चीज़ फ्रीज़ होगी, फिर ये वाली चीज़ फ्रीज़ होगी, फिर ये मतलब ये वाले जो होगा ये इम्प्योर वाटर पहले फ्रीज़ होगा और फिर प्योर वाटर फ्रीज़ होगा, क्योंकि ये खालिस है, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा अपने मॉलिक्यूल्स को पास लाने में और फिर फ्रीज़ होने में। लेकिन यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्या होगा कि बेसिकली इम्प्योरिटीज़ उस सब्सटेंस के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कम कर देती है। उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है उसको किसी तरह से वो खस्ता कर देती हैं या उसे कम कर देती हैं। अब जब आप उसको फ्रीज़ करोगे वो प्योर वाटर से ज़्यादा जल्दी फ्रीज़ हो जाएगा। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो इस तरह कर सकते हैं कि आप एक प्योर वाटर ले लें जो कि फ़िल्टर का है, और दूसरा अगर आप कोई टैप वाटर ले लें तो टैप वाटर ज़्यादा जल्दी फ्रीज़ होगा क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं भूल गई बताना वो ये कि इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जब हम बात करते हैं इम्प्योरिटीज़ की, तो इम्प्योरिटीज़ का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लेसर होता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लेस होता है। अब एक आपके पास चीज़ है जिसके अंदर ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इम्प्योरिटीज़ की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से या उनकी अमाउंट की वजह से वो चीज़ ज़्यादा जल्दी फ्रीज़ होगी, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, और इम्प्योरिटीज़ का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो लेसर होता है, खालिस चीज़ के बनिस्बत उसका लेसर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर आपको पता होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लिक्विड है और लिक्विड के नीचे हमने फ्लेम ऑन कर दिया, तो बेसिकली क्या होगा कि लिक्विड राइज़ करेगा, उसके वेपर्स बन जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने कोई लिड रखा हुआ है तो जिस प्रेशर के साथ वो ऊपर राइज़ कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली वेपर प्रेशर। अब जब सोल्यूट पार्टिकल्स आप ऐड कर रहे हो तो वेपर प्रेशर हमारा कम क्यों हो रहा है? इसमें भी इम्प्योरिटी वाली चीज़ ही आएगी
क्योंकि अगर हमारे पास एक इम्प्योर चीज़ है और उसके अंदर हमारे पास इम्प्योरिटी है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब जब किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जब किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ कर गया, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं पिक्चर बना के ड्रॉ करके समझाती हूँ। ये हमारे पास एक सोल्यूट है, पहले ये पानी था इसके अंदर सिर्फ, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर सोल्यूट जो है वो ऐड कर दिया। ये मैंने इसके अंदर क्या किया, सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड कर दिया। ये इसके ऊपर एक लिड पड़ा हुआ है, इस बीकर के ऊपर एक लिड रख दिया। अब हुआ क्या कि जब मैंने सोल्यूट पार्टिकल्स इसके अंदर ऐड कर दिए, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो था वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब पहले जब सोल्यूट नहीं थे तो वाटर जल्दी जल्दी एवेपोरेट हो रहा था, क्योंकि अगर नीचे जो फ्लेम है अगर वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा जल्दी जो पानी है वो जो था वो एवेपोरेट हो रहा था, ऊपर जा रहा था जल्दी, और वेपर प्रेशर हमारा ज़्यादा था। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि हमने उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया, इसकी वजह से वाटर जो था वो इम्प्योर हो गया। और वाटर के इम्प्योर होने की वजह से क्या हुआ कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसी टेम्परेचर पे अब क्या हुआ कि बहुत कम थोड़े थोड़े जो वेपर्स बन रहे हैं। पहले जहाँ पे ज़्यादा बन रहे थे वहाँ पे कम बनने लगे, क्योंकि अब इसको 40 डिग्री से हायर टेम्परेचर चाहिए, इसको 60 डिग्री चाहिए या इसको 70 डिग्री चाहिए अपना वेपर प्रेशर राइज़ करने के लिए। ठीक है, तो सोल्यूट जैसे हम ज़्यादा कर देंगे, हम एक चीज़ को ज़्यादा इम्प्योर कर रहे हैं, और इम्प्योरिटी की वजह से वेपर प्रेशर उस जगह का कम हो रहा है, वेपर प्रेशर यहाँ पे कम जनरेट होगा। ये हमें पता चल गया कि ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हमेशा सॉल्वेंट की होती हैं, और ये डिपेंड करती हैं सोल्यूट के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे। अगर आपको ये MCQ आए कि ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं अगर आप इसको कम कर दो तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। सोल्यूट पार्टिकल्स अगर आप यहाँ पे कम करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी तरह अगर सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लॉजिक इनकी बिल्कुल सेम होगी कि इसमें ऑब्वियसली जब सोल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर कम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट जब सोल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर 56,000 पार्टिकल्स हैं जो कि इम्प्योरिटीज़ हैं, और एक है बीकर जिसके अंदर 1000 इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इसका मतलब इसको चाहिए 7500 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा, और इसको चाहिए होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम हो जाएगा सोल्यूट पार्टिकल्स के हिसाब से। इसके अलावा फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का भी सेम है, सोल्यूट पार्टिकल्स कम करने से ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक बात की हुई है, वो ये की हुई है कि द पार्टिकल्स इन अ कोलॉइडल सोल्यूशन आर मच बिगर दैन दोज इन अ ट्रू सोल्यूशन। कि कोलॉइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका साइज़ हमने पढ़ा था कि जब हम ट्रू सोल्यूशन और कोलॉइडल सोल्यूशन की बात करते हैं तो कोलॉइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज़ बिगर होता है और इसके अंदर छोटा होता है, तो ट्रू सोल्यूशंस में पार्टिकल्स का साइज़ बहुत कम होता है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ट्रू सोल्यूशन लें, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ट्रू सोल्यूशन है और ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि हमने दोनों जो हैं वो 10 ml के सोल्यूशंस बनाने हैं, ठीक है, हम इनको अगर कंपेयर करें और हम कहें कि हमने दोनों तरफ 10 ml के बनाने हैं, क्या कहते हैं सोल्यूशन हमने बनाना है, तो इस सूरत में क्या होगा कि ट्रू सोल्यूशंस में तो बहुत ज़्यादा सोल्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल्यूट ऐड हो जाएगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो यहाँ पे ज़्यादा सारी स्पेस जो होंगे वो कवर करेंगे, लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल्स में जो सोल्यूट का साइज़ होता है वो बिगर होता है, तो यहाँ पे वही बिगर जो पार्टिकल्स होंगे तो वो इससे क्या होंगे, लेसर होंगे, इस सोल्यूशन के कंपैरेटिवली क्या होंगे, लेसर होंगे।
तो इसकी वजह से क्या होगा, उन्होंने बुक में भी लिखा हुआ है कि कोलॉइडल सोल्यूशन जो होंगे सिर्फ 1% होगा ऑफ ट्रू सोल्यूशन, कि उसके अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हों सोल्यूट के और इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हों सोल्यूट के। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है और यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है। अगर आप बीकर का साइज़ भी सेम लोगे तो इससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ आप पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होगा और यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा होगा। तो इसकी वजह से कोलॉइडल सोल्यूशन सिर्फ 1% उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, इसकी वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी इससे ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इससे ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट इससे कम होगा, वेपर प्रेशर इससे कम होगा, और यहाँ पे ये चीज़ें जो होंगी इसकी ऑपोजिट होंगी। ठीक है, तो ये बात उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की उन्होंने ये चीज़ बताई हुई है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इतना ही था। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छी तरह से बताना चाहिए कि जब सोल्यूट का नंबर आप इंक्रीज़ कर रहे हो या डिक्रीज़ कर रहे हो तो इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। हमेशा ये याद रखना है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हमेशा सॉल्वेंट की होती हैं, सोल्यूट की नहीं होती। ये सोल्यूट के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं सिर्फ, लेकिन उनकी होती नहीं है। हमेशा आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कंपेयर करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया कि ट्रू सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर 10 ml सोल्यूशन ही बनाएं तब भी अगर बीकर का साइज़ भी सेम हो, लेकिन यहाँ पे आप उतने सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं इकट्ठा कर सकते जितने के ट्रू सॉल्यूशन में होंगे। तो ये सिर्फ था। आई होप सारा कुछ समझ आ गई होगी, और अगर कोई कुछ समझ नहीं आए तो आप मैसेज करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।